आने का बताइए आप। नहीं तो जेडीयू को तो डिफेक्ट किया गया था। एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग बता देता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि इंडिया से बात करना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को कि नहीं। नायडू ने इंडी के नेता से नहीं की है बातचीत। इंडी के किसी भी नेता ने ना उनसे बात की है, ना उन्होंने इंडी के किसी नेता से बातचीत की है। तो आप ये कह रहे हैं जो कि आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, सच्चाई ये है। अब आगे बात कीजिए। और नहीं, मैंने कहा कि ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए मान ले कि नीतीश कुमार आपके साथ चले भी जाते हैं 12-15 सीटें लेकर, तो क्या ही कर लेंगे वो। हाँ। अगर चले भी जाते हैं तो 230 का 245 हो जाएगा। कुछ और लोग आ जाएंगे तो 250 हो जाएगी। अगर 286 285 सीटें आ जाती है भाजपा एनडीए की, और उसके बाद नीतीश कुमार जी अगर 15 सीटें लेकर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं, तो सरकार एनडीए की बनने वाली नहीं है। चलिए, लेकिन तो आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से खबर यह है कि इंडी गठबंधन वहां एनडीए से आगे निकल गया है और 28 सीटों पर इंडी गठबंधन ने अभी तक बढ़त बनाई हुई है। और आप देखिए कि ये एक बहुत बड़ा उलटफेर है एक तरीके से देखा जाए तो। और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी खबर है जिससे कि एनडीए, मतलब एनडीए को तो बेचैनी होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन इंडी गठबंधन के लिए एक बहुत राहत की खबर है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट में उन्होंने अपना जनाधार आपने लेकिन जो सवाल पूछा था रंजीत जी, राधिका खेड़ा जी से, उसका जवाब बहुत स्पष्ट नहीं मिला कि तमाम एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे, आपका अपना जो एम्बिशन था 400 पार का, 400 पार को लेकर यह बात भी कही गई थी कि 400 एक बहुत महत्वाकांक्षी आंकड़ा है, ये पोल के समय कहा जाता है, लेकिन 370 तो मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, इंडिविजुअली इतना मिल जाएगा। इसके बाद ये जो नतीजे आ रहे हैं, ठीक है सरकार बनाने की तरफ आपका आंकड़ा जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बात का मलाल है कि उस एम्बिशन के हिसाब से चीजें नहीं गई आगे। आपका सवाल मुझसे? जी जी, देखिए ये तो हमने कोशिश पूरी करी, पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी और हमने पूरी कोशिश करी। लेकिन आप देखिए ना, 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कितने पे सिमट गई थी? 40 पे। और आज ये जो खुशियां मना रहे हैं, अभी 80-90 पे उनको लीड मिल रही है, ये कोई खुशियां मनाने की बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद पूरा देश एक आदमी के खिलाफ हो गया? जो राधिका खेड़ा जी, एक इंपॉर्टेंट खबर आपको दे दें, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। 5 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इधर आप देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कई जगहों पर काउंटिंग स्लो की जा रही है, और यहां 5 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों पर जोर दिया जाता है, क्या कहा जाता है, इस पर निगाह रहेगी। लोकेश जिंदल के पास शायद थोड़ा बहुत इसकी हिंट्स पहुंच गई हों। लोकेश जिंदल। देखिए, मैंने बहुत ही स्पष्टता से पहले ही कह दिया था, 2 दिन पहले, कि यहां पर हंग पार्लियामेंट जैसी स्थिति निर्माण होने वाली है, और जो अब निर्माण होगी, क्योंकि जेडीयू के पास और उसके कार्यकर्ताओं के पास वैचारिक तौर पर भाजपा के साथ सरकार बनाने का कोई तुक नहीं है। अरे भाई, तो मान लिया ना कि जेडीयू 1 मिनट के लिए मान भी लिया, यही रहेगी आपके नंबर जुड़वाइए कि जो ना वो कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर सच भी हो गए, तो भाई 200, अगर 300 सीटों में 15 सीटें माइनस कर लीजिए आप, तो भी 285 सीटें हैं भाई। सरकार बनाने से ज्यादा सीटें हैं उनके पास। देखिए, अभी 293 का जो आंकड़ा है, ये कब 285 तक घट जाए, इसकी आप और इसकी क्या गारंटी है कि आपकी 310 ना पहुंच जाएगा, 320 ना पहुंच जाएगा। और इसकी भी क्या गारंटी है कि आपकी जो 230 दिख रही है 230 ही रहेगी? स्थिति इसकी क्या गारंटी है? वो भी कम हो सकती है। तो मैं यही कह रहा हूं, स्थिति निर्धारित नहीं है, अभी कुछ भी एकदम डेफिनेट तौर पर नहीं कहा जा सकता। और भाजपा इस वक्त जो प्रीवियस सरकार में थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, और इस पर नेचुरल इंक्लिनेशन यही रहेगा कि टीडीपी और जेडीयू इंडिया अलायंस के साथ जाकर गठबंधन स्थापित करेगा। महेश शर्मा जीत गए, ये खबर हम आपके सामने यहां फ्लैश कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर, और ये बड़ा निर्णायक उन्होंने एक तरीके से ये मार्जिन बना लिया है, और इसलिए लग रहा है कि अब ये जीत तय है। गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की तरफ जा रही है। महेश शर्मा यहां से कुछ ही देर में औपचारिक तौर पर निर्वाचित घोषित किए जा सकते हैं। और जो लोकेश जिंदल कह रहे हैं, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं। जो लोग अभी सुबह से चैनल्स देख रहे होंगे और इस काउंटिंग के आंकड़ों पर नजर रख रहे होंगे, उनको एक बात स्पष्ट दिख रही होगी दिनेश, और मुझे लगता है कि हमारे सारे पैनलिस्ट को भी दिख रहा होगा कि अगर पिछले 4 घंटों से आप देखें तो जो टॉप टैली है, जो आंकड़ा है, वो मोटे तौर पे
2 से 3% से ज्यादा इधर नहीं उधर बदला नहीं हुआ है। मतलब मान लीजिए मैक्सिमम 5%। एक और बड़ी खबर आ रही है ज्यादा नहीं सर, हुआ। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जरा मैं अनाउंस कर दूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फैजाबाद में इंडी 13,000 वोट से आगे चल रहा है। मतलब अवधेश वहां लल्लू सिंह से 13,000 वोट से आगे चल रहे हैं फैजाबाद में, और लोकेश जिंदल के हंसने की आवाज भी मुझे पार्श्व में सुनाई दे रही है। लेकिन मैं जरा अभिषेक झा के पास एक बात लेकर जाऊंगा। नहीं, मैं यही जो बात कह रहा था, हाँ। इसी सवाल को लेकर ठीक जाना है, चाहिए ठीक है। कि भाई अगर आप देखें कि पिछले 4 घंटे में 290 से लेकर और 300 के बीच में आंकड़े जो है वो बहुत नहीं बदला। एनडीए के बने हुए हैं, और अगर आप देखेंगे तो 225 से लेकर के 200 बीच में, यानी कि 10 सीटों से ज्यादा का हेरफेर नहीं दिख रहा है पिछले 4 घंटे में। ये एक बहुत मेजर तो मुझे होने की तरफ जा रहा है क्या? मैं अगर गलत कह रहा हूं तो भाई अगर इसका कोई दूसरा आधार बताएं। हाँ। कि अगर पिछले 4 घंटे में 10 सीटों से ज्यादा का फर्क नहीं दिखा है आंकड़ों में, तो अगले 4 घंटे में और क्या हो सकता है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर उस हिसाब से अगर देखें कि अगर 5-10 सीटें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा इस पूरे जनादेश को समझने में, मैं उसको इसको समझना चाहता हूं। इसका जवाब लोकेश जिंदल जल्दी से दीजिए। और जेडीयू के पास 15 सीटें हैं, ठीक है। 31 सीटों के द्वारा ही एनडीए सरकार स्थापित कर पा रही है। अगर 293 में ये 31 सीटें आप माइनस कर दे तो एनडीए का टैली 260 तक आ जाता है, जो बहुत दूर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एनडीए बहुत स्टेबल कंडीशन पर नहीं है, और जेडीयू अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि टीडीपी भी जेडीयू के मुताबिक इंडिया गठबंधन के साथ जाकर सरकार बनाए। आपने अभी एक बात पूछी थी अभिषेक झा से, टेकन फॉर ग्रांटेड में उनको ऐतराज था। हाँ। अभी देखिए लोकेश जिंदल किस तरीके से उसी टेकन फॉर ग्रांटेड को इन अदर वे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम, मतलब वो इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। आपने कहा कि इन प्रिंसिपल हम लोग गए हैं इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्या ऑन रिकॉर्ड इस वक्त आप हमारे दर्शकों के लिए ये बता सकते हैं कि क्या आप स्थिर रहेंगे एनडीए के साथ, या आप दूसरे विकल्प पर गौर कर सकते हैं? अभिषेक झा, अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार का, उनकी पार्टी का ट्वीट है, जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया है कि न्याय के साथ विकास का सपना सच हो रहा है। अब ये न्याय शब्द जो न्याय शब्द है, गारंटी के बजाय न्याय, गारंटी की बजाय, विकास की गारंटी की बजाय न्याय कह रहे हैं। हाँ। जो कि कांग्रेस के न्याय पत्र से कहीं उस तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं। जिसकी कांग्रेस अब लोगों के मन में सवाल अचानक से उठ खड़ा हुआ है, क्या अभिषेक झा ये न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, गारंटी के साथ विकास नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, आपने न्याय पत्र कांग्रेस पार्टी का अभी देखा है, लेकिन अगर आप जेडीयू के पूरे पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखेंगे तो लगभग कई वर्षों से हमारी पार्टी के एजेंडे में ये शामिल रहा है कि हम न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर बिहार में सरकार चला रहे हैं, पर हम वादों से ज्यादा कमिटमेंट पे भरोसा रखते हैं। लीजिए आईपी सिंह का एक ट्वीट आ गया है, समाजवादी पार्टी आईपी सिंह का ट्वीट है कि आरएलडी हमारे साथ थी और हमारे साथ रहेगी। लीजिए, तो मतलब ये जो गठबंधन हुआ था बीच में एनडीए के साथ, ये क्यों हुआ था ये भी पूछा जाना चाहिए सिंह साहब से। लेकिन आपके पास में अभिषेक झा, आपने एक बात बहुत कैटेगोरिकली बड़े एक्सप्लिसिटली अभी बोली कुछ देर पहले कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। जब मैंने आपसे ये पूछा था कि देश और राज्य के हित में क्या है, तो आपने कहा था हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं और उनके साथ हैं। क्या आप एक बार फिर से इस बात को दोहराएंगे? और ये ऑन रिकॉर्ड में रखूंगा कि जेडीयू का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे और इधर उधर के विकल्पों पे विचार नहीं कर रहे हैं। 2 लाइनें हैं कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य को पाने के लिए। तो हमारा जो लक्ष्य है ना, उसकी प्राप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं कि देश में हम एक मजबूत और सशक्त सरकार बनाए। क्या आप ये गारंटी देते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे? इसको स्पष्ट रूप से बताइए। अरे भाई, स्पष्ट रूप से हमने बता दिया कि हम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में हैं। इस समय बड़ा अपडेट आ रहा है दिनेश कि शिवराज सिंह एक बड़ी रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कराते हुए दिख रहे हैं। 6.5 लाख वोटों से वो आगे हैं अभी, और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मामा की लोकप्रियता है मध्य प्रदेश में, बेशक वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हो, ये जो मार्जिन है वो वही दिखा रहा है। अभिषेक अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैंने वही बात आपको कही कि हम बड़ी मजबूती के साथ भाजपा के साथ रहे हैं। हमारा एक नेशनल अलायंस लंबे समय तक रहा है और आगे भी एक बड़ी भूमिका रहेगी जनता दल यूनाइटेड की, हमारी अन्य सभी सहयोगी पार्टियों की, और मजबूती से हम सरकार बनाएंगे। ये बातें मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने अभी कह रहा हूं, आप चाहें तो उसे नोट कर लें। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी
एक बहुत सक्षम नेता हैं और हम चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो और एक अहम भूमिका पर इस देश का नेतृत्व करें, ना कि किसी प्रकार की ऐसी भूमिका पर जहां पर उस नेतृत्व के व्यक्ति का जो है सम्मान ना हो। हम चाहते हैं, ये तो ऑन एयर न्योता दिया जाने लगा राधिका जी, ये ऑन एयर इन्विटेशन दिया जा रहा है। अगर ये जनता के सामने इन्विटेशन ऐसा है तो फोन पर कैसा दिया जाएगा? न्योता नहीं कहते हैं इसको, न्योता नहीं, इसको लालच देना कहते हैं। लालच नहीं, ये तो हम चाहते हैं। भारत देश कौन न्योता दे रहा है? ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता। कहिए राधिका जी, कहिए। लोकेश जिंदाल कांग्रेस के न्योता दे रहे हैं जेडीयू को, नीतीश कुमार को। कौन? पहले बात तो जहां तक मैं जानती हूँ कांग्रेस पार्टी ने तो आप लोगों को बैन किया हुआ है, तो कांग्रेस से ऑफिशियली राधिका जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन इलाहाबाद से जो खबर आ रही है, प्रयागराज से, वो उज्जवल रमन आगे चल रहे हैं और 28,517 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस मैम। जी, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो टाइम्स नाउ, नवभारत और इंग्लिश दोनों नहीं ज्वाइन करती, तो यहाँ पे आके कोई भी अपने आप को कांग्रेस का नेता बना के कोई भी ऑफर दे दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो जेडीयू जैसा खुद ही बता चुकी है, केसी त्यागी जी ने खुद ही बयान दे दिया है कि वो एनडीए गठबंधन। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं इनके बीच में। लोकेश, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, आप कहिएगा ना अपनी बात, आपके पास आऊंगा। बुलवा लीजिए, पहले आप इनको बुलवा लीजिए। जब ये बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रही थी, यही दिक्कत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब आते हैं वापस। एक तो ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है एनडीए गठबंधन, और उनके जो सो कॉल्ड प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ये सपने देखने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जनादेश एनडीए की सरकार के प्रति है और एनडीए दोबारा सरकार बनाने जा रही है। और हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हमारा परिवार बहुत मजबूत है, और ये लगातार बार बार जो ये सवाल आ रहे हैं कि इसने इससे बात कर ली, इसने उसको बात कर ली, बात तो देखिए सब सभी से कर राधिका जी। और इस समय दो और अपडेट है कि कैसरगंज लोकसभा सीट से करण भूषण सिंह करीब 88,000 वोटों से आगे हैं, और इसी तरीके से गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी 44,000 वोटों से आगे हैं। इसी वक्त एक और अपडेट भी है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से आप देखेंगे 1,70,000 वोटों से ज्यादा की बढ़त उन्होंने बना रखी है। 1,70,000 तो बड़ी निर्णायक बढ़त बना ली। निर्णायक बढ़त है, इसको बिल्कुल इसको निर्णायक बढ़त कहेंगे। पहले भी बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड रहा है उनके नाम, लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि मुकाबला बहुत कांटे का है और हो सकता है कि कुछ हेर फेर देखने को मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ कम से कम। रंजीत जी, अब एक बात, ऑन एयर न्योता तो हमने सुन लिया। हाँ। जब ये ऑन एयर न्योता दिया जा रहा था, निर्णायक भूमिका में नेतृत्व करें कहा जा रहा था, तो तृणमूल कांग्रेस के तौसीफ भाई भी उसको सुन रहे हैं। और मैं अब जानना चाहता हूं, जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि इंडी नाम ही हमने दिया इंडिया, मैं अब उनसे जानना चाहता हूं कि ये न्योता सुनने के बाद उनको कैसा लग रहा है। नहीं, देखिए, न्योता तो कुछ नया बात नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग पहले से है। सारे लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, और कॉमन ऑब्जेक्टिव ये कि डिक्टेटरशिप जो है मोदी जी की खत्म की जाए, और आज का जो मैंडेट है वो उसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। अगर सच में आज का मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में होता या बीजेपी के पक्ष में होता, तो आज वो 400 सीट लेकर के आते जो उन्होंने दावा किया था। 400 छोड़िए, 300 भी छोड़िए, मेजॉरिटी मार्क बीजेपी नहीं क्रॉस कर पा रही है। अरे भाई, तो आपने भी तो 295 का दावा किया था, वो तो चुनाव के पहले कर रहे थे, आप तो चुनाव के बाद आप कर रहे थे। तो अभी कल ही 295 बोल कर गए राहुल ज्यादा अंतर नहीं है, 295 तो नहीं आ रही है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो 295 नहीं आ रही है, तो आपकी तो हार होगी ना, फिर ऐसे मानेंगे तो 400 और 294 में बहुत अंतर है। अच्छा, इस हिसाब से। अच्छा, तौसीफ भाई, एक बात बताइए कि मैंने, मान लीजिए मैं कोई एग्जाम दे रहा हूं, मैंने ये सेट किया अपने लिए गोल कि मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप नहीं कर पाया, मैं गुड फर्स्ट डिवीजन आया, वो 240। नहीं, एक सेकंड, और कोई फेल हो गया, मेरे साथ पढ़ने वाला कोई दूसरा स्टूडेंट फेल हो गया, मैं टॉप नहीं कर पाया लेकिन गुड फर्स्ट डिवीजन आया। नहीं, दोनों में बेहतर कौन है? जिन्होंने वादा किया कि 6 बॉल में 6 छक्के मार के नया रिकॉर्ड बनाएंगे, उन्होंने 6 बॉल में, अरे मैच जीत लिया ना, कुछ लिया ही नहीं है, छक्के नहीं लगे लेकिन मैच तो जीता। यूपी में जो 80-80 का ममता काले हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता काले, इस जीत अगर आप देखेंगे कि ये जो आंकड़े जो दिख रहे हैं अभी तक के रुझान, उसमें इंडी गठबंधन के लोगों को यही उम्मीद दिख रही है कम से कम कि चलो वो 400 पार नहीं जा पाए, हम नहीं जीते तो कोई बात नहीं, वो 400 पार नहीं गए, इसी बात की खुशी है, इस बात की खुशी है। कैसे देखती हैं आप? जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी जीत गए। ममता काले, जवाब दीजिए आप। जी,
धन्यवाद आप दोनों को। रंजीत जी, जो आपने बोला है ना, ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अगर आप थर्ड फोर्थ भी आ रहे हो तो आप बड़ा खुश हो, लेकिन जो फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट है उसकी डिस्टिंक्शन अगर नहीं आए तो मतलब आप उसी बात पे खुश हो कि इसने फर्स्ट आ गया, इसकी डिस्टिंक्शन नहीं आई, कैसे हो गया। खुद फोर्थ नंबर पे हो, थर्ड नंबर पे हो, उसका कोई गम नहीं है। तो इससे इंडिया अलायंस का जो चरित्र है वो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमने एज अ स्टूडेंट कभी ये बात नहीं की थी कि हम टॉप करेंगे। आपने एज अ स्टूडेंट ये कहा था कि आप डिस्टिंक्शन लाएंगे, बस यही फर्क है। मैं कह रही हूं ना कि एक चीज में यहां पे एक चीज में बहुत महत्वपूर्ण आज बता देना चाहती हूं कि अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज के 2024 के इलेक्शन के लिए पूछेंगे तो 1962 के बाद ये पहला ऐसा इलेक्शन है जहां पर एक सरकार, एक प्रधानमंत्री 2 बार यानी 10 साल तक शासन करने के बाद तीसरी बार भी सरकार बनाने वाले हैं। और मुझे इसमें कोई शक नहीं दिख रहा है, कोई शंका नहीं दिख रही है। मोदी जी सरकार बना रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है और 1962 के बाद लेकिन एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो मत नहीं ममता काले। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी अभी भी बहुमत से दूर है, जो कि एक पार्टी के तौर पे उसकी साख को एक बड़ा करारा झटका है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। गौरव हमारे सहयोगी हैं, जरा कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं, गौरव के पास जरा चलते हैं। गौरव, सुबह में जिस तरह की सरगर्मी दिख रही थी, जिस तरह की तैयारी दिख रही थी, ये अब जब आंकड़े इस तरीके से बढ़ते हुए दिखे कांग्रेस के नेताओं को, तो वहां की तैयारियों में कुछ इजाफा दिख रहा है, कुछ सरगर्मी बढ़ी है कि जैसा सुबह में था वैसा ही चल रहा है अभी भी? बिल्कुल, देखिए सरगर्मी बढ़ी है और कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो हैं वो 4:30 बजे के आसपास जो हैं वो कांग्रेस दफ्तर आ सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसके अलावा 5 बजे के आसपास संभवतः कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी तमाम नेता। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि कड़ी धूप के बीच में भी आपको बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो झंडा लिए हुए नजर आएंगे और लगातार ये लोग जो हैं जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहा उसके बाद लोगों में उत्साह जाहिर तौर पर नजर आ रहा है और एक अच्छी खासी 3 बजे शरद पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लोगों से बात करिए, वहां पे लोगों से बात करिए। अच्छे प्रदर्शन की खुशी तो होगी, लेकिन जीत से दूर रह जाने का गम तो भी होगा ना। जरा एक बार जरा लोगों से बात करिए, लोग क्या कह रहे हैं। रोजगारी से, पेट्रोल डीजल से, दूध के दाम दोबारा बढ़ गए हैं जी। तो जितने वादे पूरे कहे थे इन्होंने कोई पूरा नहीं करा। लेकिन एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप लोग बढ़े तो हैं पिछली बार से, लेकिन जो बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। अभी 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा और सरकार बन रही है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा। तो इसमें यह है कि मोदी जी को वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें देश की जनता का मूड पता लग गया ना। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजाकत अली है। कहाँ से आप? मैं जिला बिजनौर यूपी से हूँ। बिजनौर में बताइए क्या स्थिति है? बिजनौर में तो आरएलडी आगे चल रही है, पर देश में इंडिया गठबंधन की सरकार देखिए बहुमत आ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली का टिकट करा लिया है, महाराष्ट्र वालों ने, बिहार वालों ने, तमिलनाडु वालों ने, कहाँ के थे वो दिल्ली आने वाले हैं। आप एयरपोर्ट पर जाकर उनके फोटो ले लो। तो ये जो नीतीश कुमार, ये लोग, मैं नाम नहीं ले रहा किसी के, नीतीश कौन क्या है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरा गठबंधन इकट्ठा हो चुका है। टिकट बुकिंग लगता है चाचा के पास से ही हुई है। पर जो वोट ले रहे हैं जनता ने उनको ट्रैवल एजेंसी चलाते लगता है चाचा। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ गौरव, आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, शरद पवार 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इंडी गठबंधन के लोग अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? नारा दे रहे थे और जो जितने भी समीक्षक थे जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, मुझे लगता है पहले उनको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। इस देश की जनता को जो गुमराह करने का काम किया वो पूरी तरह स्पष्ट दिख रहा है। तो जिस सवाल को आप ले रहे हैं मैं बता दूं, दरअसल शरद पवार क्योंकि लगातार ये दावा करते रहे कि असली एनसीपी वही है और कहीं ना कहीं उनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई थी, क्योंकि चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई जगहों पर उन्हें निराशा हुई थी। लेकिन जो पोलिंग रिजल्ट्स हैं, जाहिर तौर पर शरद पवार एक क्षेत्रीय मराठी दल या महाराष्ट्र का दल होने के नाते अपनी बातें रखेंगे और कांग्रेस अपने प्रदर्शन को लेकर रखेगी। लेकिन कल ही हमने ये खबर दर्शकों को दी थी कि कल ही कांग्रेस की तरफ से जो है वो तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को फोन जा चुका है। आज शाम तक या कल सुबह तक पहुंचेंगे और जाहिर तौर पर एक इंडिया गठबंधन की बैठक जो है वो कल हम होते हुए देख सकते हैं। और यही वजह है कि अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इंडिया गठबंधन संभवतः एक साथ बैठेगा और जाहिर तौर पर कोशिश होगी कि 2 से 72 के आंकड़े तक कैसे पहुंचा जाए। क्योंकि अभी राजू शुक्ला से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, यानी कि नीतीश कुमार भी आ सकते हैं और छोटे मोटे तमाम राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो 2 सीट
एक सीट या निर्दलीय जीत रहे हैं, वो भी कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए सरकार बनाने की संभावनाएं बढ़ाएंगे। तो इन्हीं तमाम संभावनाओं के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए। क्या नाम है आपका? रवि वर्मा, दिल्ली। दिल्ली में तो आप लोग साफ हो गए सर, मोहब्बत की दुकान तो खोल दी हमने। दिल्ली में कहाँ खोली? सब जगह खोल दी सर। दिल्ली में भी हम बराबर के टक्कर पर रहे हैं जी। लेकिन बात वो नहीं है, बात आज ये है कि जो अहंकार, जो गुमान मोदी जी में था, वो जनादेश ने तोड़ दिया। गौरव, एक और अपडेट आ रहा है कि जीतन राम मांझी और अमित शाह के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। हमारे साथ गौरव चाचड़ा जैसे ही जुड़े प्लीज हमको बताइएगा। गौरव चाचड़ा, अगर ठीक है, साकेत का जरा रुख करते हैं अभी। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। साकेत, किस तरह की सरगर्मी है पटना में? भाई, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश सबके हैं और वो पुराना वाला पोस्टर फिर से सरफेस होने लग गया और सोशल मीडिया पे तैरने लगा है, तो क्या उस तरह की सरगर्मी वहां भी दिख रही है? क्या लग रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश बाबू इधर से उधर फिर से बाजी पलट सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह का रहा है नीतीश कुमार का, इसीलिए इस तरह की शंकाएं हो रही है। और जो हमारे पास सोर्स के हवाले से खबर है कि सम्राट चौधरी, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के और डिप्टी सीएम है बिहार में, वो थोड़ी देर पहले यहाँ सीएम हाउस में, अभी उसी सीएम हाउस के बाहर खड़ा हूं, अभी यहाँ आपको जरूर सन्नाटा दिखेगा, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर सरगर्मी तेज होने वाली है, क्योंकि सम्राट चौधरी अभी थोड़ी देर पहले, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात यहाँ पर नहीं हुई। उनको बताया गया कि मुख्यमंत्री आराम कर रहे हैं, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हुई और सम्राट चौधरी यहां से निकल गए, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से चीजें जो है वो बदल रही है तेजी से। नीतीश कुमार चूंकि बिहार में एक मजबूत सीट के साथ एक बार फिर से सामने आए हैं एनडीए गठबंधन में, तो ऐसे में अब उन पर डोरे डालने की शुरुआत हो गई है। जैसा कि सोर्स बताते हैं कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है और उसके बाद आरजेडी की तरफ से भी न्योता दे दिया गया है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने कभी कोई उल्टा सीधा बयान नहीं दिया। खुद तेजस्वी यादव लगातार उनको चाचा कहते हैं और उनको सम्मान देते रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर फिर से हमारे पास आते हैं तो उनका स्वागत है, ऐसा आरजेडी के तरफ से कल से ही कहा जा रहा है और आज मनोज झा ने इस तरह का बयान दिया। तो आप समझिए कि अब नीतीश कुमार की जो इस पूरे चुनावी नतीजे में जो उनकी भूमिका है वो किस तरह से बदली है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। तो ऐसे में अब सरगर्मी जल्द यहां पर तेज होगी सीएम हाउस के बाहर और देखना होगा कि आगे जेडीयू का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो किसी से छुपा नहीं है कि कितनी बार उन्होंने इधर से उधर किया है। तो इस पर संशय की स्थिति है कि आखिर नीतीश कुमार आगे क्या कुछ करेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ गौरव चाचड़ा भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के चौंकाने वाले नतीजे आए हैं वो खास करके बीजेपी के लिए चौंकाने वाले होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ज्यादातर एग्जिट पोल से लेकर के और ज्यादातर लोगों के जो कयास थे वो ये था कि भाई उत्तर प्रदेश में एक तरीके से फिर से लहर है और राम लहर है और तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन उसके बीच में जिस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं उसको देख करके आप खास करके समाजवादी पार्टी का कद, अखिलेश यादव का कद बहुत बढ़ा है। सर, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं बता दूं जरा। बिहार की राजनीति से बड़ा अपडेट है। सम्राट और नीतीश की मुलाकात के संदर्भ में यहां सोर्सेस हमको ये खबर दे रहे हैं, सम्राट और नीतीश की कोई मुलाकात नहीं हुई है, जबकि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पे दोनों, मतलब ये कि जाहिर है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अगर आपस में बातचीत इस संदर्भ में नहीं करें और सोर्सेस ये बताएं कि उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, इतने इंपॉर्टेंट जंक्चर में नीतीश से मिलने गए थे सम्राट चौधरी, लेकिन उनके बीच में कोई मुलाकात और बातचीत नहीं हुई। बिहार की राजनीति से ये बड़ी खबर है, इसके क्या मायने निकालते हैं आप? तो मुलाकात नहीं हुई इसका क्या मतलब है? मिले नहीं या किसी और वजह से मुलाकात नहीं हुई? उन्होंने कहा, डिनाई किया कि हाँ हमारी मुलाकात नहीं हुई। अगर मिलने से इनकार कर दिया तो एक बहुत बड़ी बात हो। नहीं, अगर सम्राट मिलने जा रहे हैं नीतीश से तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए या अपॉइंटमेंट के तहत ना जा रहे हैं, और अगर वो गए और मुलाकात नहीं हुई तो इसके मायने बहुत अहम है। एक और अहम, शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय शाम 7 बजे पहुंचेंगे। तो 3 बजे शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। बिल्कुल। अमित, क्या अपडेट है और आपके पास? जो सबसे बड़ी बात की ये जो जानकारी मिल रही है कि कल एनडीए की बैठक बुलाई जा सकती है। कल जो जानकारी मिल रही है कि एनडीए के जो घटक दल है उनको जानकारी दी गई है, उनको सूचना दी गई है कि कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो सकती है जिसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं
उनके नेता वहां पर मौजूद होंगे और निश्चित तौर पर जिस तरह का मैंडेट है इसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इसको लेकर चर्चा है। ऐसे वक्त पर जबकि विपक्ष की तरफ से एनडीए के घटक दलों पर दौरे डाले जा रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, इस बीच ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि एनडीए के तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है दिल्ली में कल, जहां पर एक कहा जा रहा है कि बड़ी बैठक होगी। अपने तरफ से जो कहा जा मतलब एक विंडो खोल दिया गया है, चंद्रबाबू नायडू से बात हुई है, इसके अलावा दूसरे तमाम नेताओं से बातचीत हो रही है, मांझी से बात की गई है, नीतीश कुमार से कल बात हुई थी, लेकिन आज जो जानकारी आ रही है कि वो मिलने गए और नहीं मिले। बहुत सारी चीजें घटना हो रही है, ऐसे में एक अमित एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी ने यह भी कहा कि अगर इधर से कोशिश की जा सकती है, अमित अगर मेरी